दोस्तों एक डिस्कशन हमेशा रहता है कि शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट वेदर इट इज़ आर्ट और साइंस। दोस्तों मेरे हिसाब से शेयर मार्केट इज़ बोथ, इट इज़ साइंस, इट इज़ एज वेल एज आर्ट ऑल्सो, बट मेजरली अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ अ साइंस। अभी एक दोस्तों थॉट ऐसा है कि साइंस कैन बी टॉट, साइंस सिखाया जा सकता है, लेकिन आर्ट जो है वो इनबिल्ट आना चाहिए। दैट मीन्स कोई पेंटर हो, चित्रकार हो या कोई स्कल्पचर हो, तो ये जो आर्ट है वो सिखाया जा सकता है, लेकिन इनबिल्ट थोड़ा क्वालिटी उसका दोस्तों होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो अभी मैं जब भी ऐसा बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट इज़ अ साइंस एंड ऑल्सो आर्ट, तो उसका जो आर्ट है वो कैसा सीखना है। साइंस तो दोस्तों यूट्यूब पे या किताबें पढ़ के या कोई कोर्स करके हम लोग सीख सकते हैं, लेकिन आर्ट कैसे सीखना है। तो दोस्तों आर्ट सीखने के लिए पहले साइंस सीखना बहुत ज़रूरी है। एंड अकॉर्डिंग टू मी अगर साइंस सीखोगे तो शेयर मार्केट का जो आर्ट है इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस अकॉर्डिंग टू मी। साइंस अगर सीखोगे, स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग सीखेंगे, तो जो ये आर्ट है वो आर्ट इनकलकेट करने के लिए या वो आत्मसात करने के लिए मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से दोस्तों कोई भी इसको कर सकता है, बच्चा हो, यंग हो, मिडिल एज हो, बूढ़ा हो, कोई भी कर सकता है। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पे अकाउंटिंग बाय आपटे A+A, वेयर वी गेट टू लर्न टू अर्न, और मेरा नाम है चारुदत्ता आपटे। तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ पार्ट 4 ऑफ हाउ टू आइडेंटिफाई क्वालिटी शेयर्स। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने फंडामेंटल एनालिसिस देखा, शेयर्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, क्या क्या क्राइटेरियाज है। थर्ड एपिसोड में हमने बैलेंस शीट कैसे एनालाइज करना है वो देखा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी बैलेंस शीट एनालाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट है, P&L एनालाइज करना थोड़ा ईजी है एज़ कम्पेयर टू बैलेंस शीट। दोनों डिफिकल्ट है, लेकिन बैलेंस शीट से P&L थोड़ा आसान है। तो दोस्तों अपना P&L के ऊपर का एपिसोड आना बाकी था, पार्ट 4 ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज। दोस्तों वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर्स पवन कल्याणी वेरी रिगरसली मेरे हर एक वीडियो में एक उनका कमेंट रहता है कि P&L का एनालिसिस कैसे करना है, वो पार्ट बाकी है। तो मेरे साइड से भी इसके लिए थोड़ा डिले हुआ है। सो पवन, फर्स्ट ऑफ ऑल माय अपोलॉजीज, एंड दिस इज पार्ट 4 हाउ टू एनालाइज प्रॉफिटेबिलिटी फॉर ऑल ऑफ अस। तो दोस्तों ये जो अपने 4 पार्ट है, ये 4 पार्ट देख के अगर कोई चारों पार्ट अगर देखता है तो वो उसके लिए क्या बेनिफिट होगा इसका। दोस्तों अकॉर्डिंग टू मी जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, दैट मीन्स जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन द सेंस मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 3 साल, 4 साल, 5 साल, उनके लिए दोस्तों ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। क्योंकि अगर किसी कंपनी में पैसा डालना है, अपना हार्ड अर्न मनी अगर डालना है, तो वो कंपनी का बैकग्राउंड जानना, कंपनी का बिजनेस जानना, कंपनी के प्रमोटर्स को जानना, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कितना है वो जानना, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है, कंपनी कहाँ पे लोकेटेड है, कंपनी का मार्केट शेयर कितना है, ये सब चीज़ें दोस्तों जानना बहुत ज़रूरी है अगर लंबे समय तक पैसा डालना है। पुराने ज़माने के लोग दोस्तों पैसा डाल के 15 साल, 20 साल, 25 साल उसकी तरफ देखते भी नहीं थे। अभी वैसा टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी इफ़ वन हैज़ टू इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, अगर किसी को लंबे समय के लिए और ज़्यादा सब्सटेंशियल पैसा डालना है, तो दोस्तों उनके लिए ये जो 4 वीडियोज़ है, दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? ऐसा नहीं है दोस्तों। जो ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं, मेरे जैसे भी, मैं भी ट्रेडर हूँ, मैं इन्वेस्टर नहीं हूँ, तो मेरे जैसे जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए भी दोस्तों शेयर चुनने में 5000 शेयर्स लिस्टेड है, तो उसमें से अच्छा शेयर कैसे चुनना है। तो एट द बैक ऑफ आवर माइंड अगर ये जो एनालिसिस है जो मैंने 4 पार्ट में दिखाया है, वो अगर एनालिसिस अपने बैक ऑफ द माइंड रहेगा, दोस्तों कंपनी देखने के बाद शुरू में हो सकता है ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन जैसे ही ये नॉलेज आप धीरे धीरे गेन करते जाओगे, 5 से 10 मिनट में आपको उनका प्रॉफिटेबिलिटी या कंपनी का बैलेंस शीट देख के मालूम पड़ेगा कि वेदर दिस इज़ अ ट्रेडिंग कैटेगरी और दिस इज़ अ इन्वेस्टमेंट कैटेगरी। There are certain stock which are trading category and certain stocks which are investment grade category। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस क्या है दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस इन अदर वर्ड्स इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जैसा दोस्तों कॉलेज में हमको सिखाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, एक साइड पे रहता है इनकम, एक साइड पे रहता है एक्सपेंस। लेकिन कंपनी का जो स्टाइल रहता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो उनका पब्लिश होता है, वो वैसा नहीं होता है, वो होता है वर्टिकली। दैट मीन्स ऊपर रहेगा इनकम और नीचे रहेगा एक्सपेंस।
बैलेंस शीट भी वैसे ही प्रेजेंट होता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। पहले लायबिलिटीज आते हैं, बाद में एसेट्स आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कंपनी का P&L देख रहे हैं, तो इनकम रहेगा ऊपर, उसके नीचे रहेंगे एक्सपेंसेस। अभी P&L के क्या क्या पार्ट होते हैं दोस्तों? P&L के 3-4 पार्ट होते हैं। एक होता है इनकम पार्ट, दूसरा होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स, तीसरा होता है सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, और फिर द रिजल्टेंट फिगर इज नेट प्रॉफिट। तो ये वीडियो में हम लोग दोस्तों ये चारों कंपोनेंट पे डिटेल में बात करेंगे, और कौन से कंपोनेंट में हमको क्या देखना है और किसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये सब चीज़ें हम लोग ये वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों इनकम साइड में क्या आता है? इनकम साइड में मेजर 99% ऑफ द वैल्यू वुड बी रेवेन्यू। रेवेन्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्स। मतलब कंपनी का जो बिक्री है, कंपनी का जो बिजनेस है, जो माल कंपनी बेचती है, उसको सेल्स या रेवेन्यू बोलते हैं। तो सेल्स में दोस्तों क्या आइडेंटिफाई करना है? सेल्स का जो ब्रेकअप है वो आइडेंटिफाई करके उसका एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लमसम फिगर तो कोई भी एनालाइज कर सकता है। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का समझो 500 मिलियन का सेल्स है, लेकिन वो 500 सेल्स का कंटेंट क्या है, उसका बैकअप क्या है, वो जानना दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है। क्यों और कैसे, ये आगे 5 मिनट में मालूम पड़ेगा। तो वो 500 मिलियन का सेल्स का सेगमेंट वाइज ब्रेकअप क्या है, देन हर सेगमेंट में एंड ऑल्सो ओवरऑल कंपनी का मार्केट शेयर क्या है, कंपनी के मार्केट शेयर में ग्रोथ कितना है, कंपनी के कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, एंड मार्केट में कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है उसका प्राइस का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये सब दोस्तों कंपनी के साइट पे उनका डिटेल P&L बैलेंस शीट और उनका रिपोर्ट रहता है, उसमें सेगमेंटल एनालिसिस में ये पूरी चीज़ें हमको एनालाइज करने के लिए मिलती है। तो दोस्तों सेगमेंट एनालिसिस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये एज अ एग्जांपल मैं ITC के सेगमेंट्स आपको दिखा रहा हूँ कि ITC के कौन से सेगमेंट्स हैं। ITC का FMCG सेगमेंट है, ITC का एग्री बिजनेस है, देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उनका थोड़ा शेयर है, होटल का उनका बड़ा बिजनेस है, फिर पेपर इंडस्ट्री में उनका प्रेजेंस है, एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री में उनका प्रेजेंस है। तो दोस्तों ये हर एक सेगमेंट में जो उनका रेवेन्यू है, उसका हर एक सेगमेंट का प्रॉफिटेबिलिटी भी अलग से कंपनी पब्लिश करती है। तो ये हर एक सेगमेंट में सेल्स उनका कितना है, दैट इज़ उनका रेवेन्यू कितना है, रेवेन्यू का ग्रोथ कितना है, हर एक सेगमेंट में उनका मार्केट शेयर कितना है, और हर एक सेगमेंट में उनका प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, ये जानना दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है। प्रॉफिटेबिलिटी इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि जो सेगमेंट में, फॉर एग्जांपल समझो अभी हम लोग ITC का एग्जांपल देख रहे हैं, तो FMCG में समझो उनका प्रॉफिट परसेंटेज, जो प्रॉफिट मार्जिन है, वो अगर सबसे ज़्यादा है, और अगर ज़्यादा ग्रोथ उनका FMCG में हो रहा है, दैट मीन्स कंपनी का प्रॉफिट ऑल्सो वुड इंक्रीज एक्सपोनेंशियल। मतलब जितना ज़्यादा ग्रोथ ज़्यादा प्रॉफिटेबल सेगमेंट में होगा, उतना ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कभी कभी कि जिनमें प्रॉफिट बहुत कम है, फॉर एग्जांपल समझो जस्ट एज ए एग्जांपल होटल इंडस्ट्री, ITC का जो होटल का जो सेगमेंट है उसमें समझो उनका प्रॉफिटेबिलिटी कम है, बट इफ़ दैट बिजनेस इज ग्रोइंग फास्टर देन अदर बिजनेसेस, तो उसका इफेक्ट दोस्तों ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे भी होगा। तो इन समरी सेगमेंट वाइज रेवेन्यू में सेगमेंट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी का एनालिसिस, फिर ग्रोथ में कौन से सेगमेंट में कितना ग्रो हो रहा है बिजनेस, जिनमें प्रॉफिट ज़्यादा है उनमें सेगमेंट में ग्रोथ ज़्यादा है क्या, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद में दोस्तों सेगमेंट वाइज जो मार्केट पोजीशन है कंपनी का, वो देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। उनको कंपटीशन कितना है मार्केट में, न्यू एंट्रेंट्स कुछ है क्या, न्यू एंट्रेंट्स का प्राइसिंग क्या है, क्योंकि अगर कोई नया आता है दे हैव टू कीप देयर प्राइसेस वेरी कॉम्पिटिटिव। उनका इफेक्ट जो कंपनी हम एनालाइज कर रहे हैं, जिसका प्रॉफिटेबिलिटी हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, वो बिजनेस पे उसका इफेक्ट क्या होगा, ये सब चीज़ें दोस्तों जानना बहुत ज़रूरी होता है। और ये सब एनालिसिस पिछले 5 साल का मिलता है, आगे के 1-2 साल का प्रोजेक्शन भी हम लोग निकाल सकते हैं बेस्ड ऑन द मार्केट सर्वे, कि आगे के 2 साल में 3 साल में मार्केट में कितना ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, वो देख के हम लोग समझ सकते हैं। दोस्तों अभी ये जो हमने बात की सेगमेंटल रेवेन्यू की, तो उसका एक एग्जांपल देखते हैं। मेरा एक येस बैंक का, मैंने येस बैंक के ऊपर एनालिसिस किया था, वेदर इट इज़ टाइम टू से येस फॉर येस बैंक। तो वो वीडियो में दोस्तों मैंने एक स्लाइड दिखाया था, वही चार्ट में ये वीडियो में दिखा रहा हूँ दोस्तों। येस बैंक का जो मार्केट शेयर है, जो कोर बिजनेस है दोस्तों अकॉर्डिंग टू मी, डिपॉजिट्स एंड लोन, उसमें उनका मार्केट शेयर है 1.2 एंड 1.6।
अभी मेजर कमाई दोस्तों अगर बैंक है, किसी भी बैंक की मेजर कमाई कहाँ पे होगी? कंपनी का जो लोन का बिजनेस है उसमें मेजर कमाई होगी। अभी यस बैंक का पोजीशन अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो डिपॉजिट में मार्केट शेयर 1.2% है एंड लोन में 1.6%। ये 1.6% का मतलब यह है दोस्तों कि समझो लोन का मार्केट 100 है इंडिया में, कि अगर सब बैंक्स मिला के अगर 100 रुपीज़ का लोन दे रहे हैं तो उसमें से 1 रुपया 60 पैसे का लोन यस बैंक दे रही है। तो जैसे मैंने अभी बोला, प्रॉफिट सबसे ज़्यादा कहाँ से आएगा बैंकिंग बिजनेस में? अकॉर्डिंग टू मी आएगा लोन बिजनेस से। लेकिन यहाँ पे यस बैंक का मार्केट शेयर इज़ 1.6। और जो नॉन कोर बिजनेस है, और रादर आई वुड से नॉट नॉन कोर, जिसमें प्रॉफिट परसेंटेज कम है, फॉर एग्जांपल यूपीआई ट्रांसफ़र, जैसा हम लोग गूगल पे करते हो या और कोई आप पेमेंट ट्रांसफ़र के लिए ऐप यूज़ करते हो, या एनईएफटी बिजनेस है, इसमें दोस्तों यस बैंक का मार्केट शेयर बहुत अच्छा है। लेकिन उसमें प्रॉफिटेबिलिटी है क्या? प्रॉफिट डेफिनेटली होगा, लेकिन इट वुड बी वेरी मिनिमम अकॉर्डिंग टू मी। तो जहाँ पे मार्केट शेयर ज़्यादा होना चाहिए, अभी ये 1.6 कम है ज़्यादा है, इसके ऊपर ये वीडियो में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये 1.6 ओनली एज अ एग्जाम्पल देखना है कि अगर ये 1.6 3% या 4% होता तो यस बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक जाता। तो जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पज वी आर सीइंग दिस 1.6% हियर। कम ज़्यादा उसके डिस्कशन में हम लोग नहीं जा रहे। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि जो कोर बिजनेस है बैंक का, उसमें 1.6% का मार्केट शेयर है। सो नेचुरली उसका इफेक्ट उनके प्रॉफिटेबिलिटी पे होगा। तो सेगमेंटल रेवेन्यू में दोस्तों कौन से सेगमेंट में कितना प्रॉफिट कंपनी कमा रही है और वो सेगमेंट में कंपनी का रेवेन्यू ग्रो कर रहा है क्या, ये देखना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ है दोस्तों, कंपनी का मार्केट शेयर, क्योंकि कंपनी का मार्केट शेयर जितना ज़्यादा रहेगा उतना कंपनी का पोजीशन स्ट्रांग रहेगा। एक सिंपल टर्म्स में मैं आपको समझाता हूँ। हमारे घर में समझो 4 लोग हैं, हेड ऑफ़ द फैमिली है, तो घर में अगर कुछ हमको डिसाइड करना है तो किसके ओपिनियन को ज़्यादा महत्व रहता है? मतलब किसका कहना ज़्यादा माना जाता है? हेड ऑफ़ द फैमिली का। क्यों? बिकॉज ही हैज़ दैट वेटेज, ही हैज़ दैट पावर। वैसे ही दोस्तों market share of a company is very important. If any company is having a substantial market share, if that company is able to control the market, अगर हम लोग आईटीसी का ही एग्जांपल अगर लेंगे तो सिगरेट बिजनेस में देयर आर हार्डली 3 to 4 कंपनीज, और सिगरेट पीने वाले बहुत लोग हैं, और कम मैन्युफैक्चर करने वाले ब्रांडेड में ये 2-3 है, एक आईटीसी है, गॉडफ्रे फिलिप्स है। तो दोस्तों जैसे ही सिगरेट के प्राइसेस बढ़ते हैं, कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर कुछ असर होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि ये कंपनीज मार्केट लीडर्स है और ये उनका निश प्रोडक्ट है। इसका मतलब ये भी है दोस्तों कि कंपनी क्या बनाती है वो देखना भी बहुत ज़रूरी है, कि कंपनी ऐसे प्रोडक्ट अगर बना रही है कि उसका कीमत कितना भी रहना दो, लोग खरीदी करने ही वाले हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड, शादी ब्याह में तो सोना तो लगता ही है, अभी 50,000 है, 51 है या 60,000 है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, सोना तो खरीदना ही पड़ता है कितना भी उसका कीमत हो। इसलिए टाइटन के शेयर का भाव देखा आपने कहाँ से कहाँ तक चला गया। वैसे ही दोस्तों कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट का मार्केट में सिग्निफिकेंस क्या है, वो प्रोडक्ट कितना नेसेसरी है लोगों के लिए, और कंपनी का मार्केट शेयर कितना है। क्योंकि दोस्तों जितना ज़्यादा मार्केट शेयर रहेगा ना, उतना कंपनी वुड बी इन अ मोनोपोलिस्टिक पोजीशन टू कंट्रोल द प्राइसिंग। प्राइस कंट्रोल करना मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम द प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। ये दोस्तों मार्केट लीडर का और एक मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। 1-2 दिन में और एक मेरा वीडियो आएगा सुज़लॉन के ऊपर। सुज़लॉन का भी राइट्स इशू आ रहा है, तो ओवरऑल कंपनी परफॉर्मेंस, राइट्स इशू और उसमें सुज़लॉन के शेयर में आगे क्या हम लोग कर सकते हैं, उसके ऊपर एक वीडियो मेरा आने वाला है। तो मैं सुज़लॉन के बारे में एक आपको 2 मिनट में बताता हूँ। दोस्तों सुज़लॉन जब भी कंपनी फॉर्म हुआ तभी सुज़लॉन वॉज मार्केट लीडर। तो दोस्तों सुज़लॉन एज अ कंपनी फॉर्म हुआ 1995 में। कंपनी फॉर्म हुआ, कंपनी का आइडिया नया था, भारत में नया था। कंपनी का बिजनेस आपको मालूम ही है दोस्तों, विंड टरबाइन लगाना, दैट मीन्स विंड मिल लगा के उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। तो दोस्तों जब भी कंपनी फॉर्म हुआ तभी मार्केट में देयर वाज हार्डली एनी कंपटीशन, कंपनी वाज इन कंट्रोलिंग पोजीशन। तो 95 में कंपनी फॉर्म हुआ, धीरे धीरे कंपनी का प्रोग्रेस, कंपनी का डेवलपमेंट बहुत अच्छे होते गया। फिर दोस्तों 2005 में कंपनी का शेयर का इशू आया। कंपनी वाज सो स्ट्रॉन्ग दोस्तों दैट द प्राइस ऑफ द शेयर वेंट अप टू 400 रुपीज़ मैक्सिमम, 390 का हाई है इन ईयर 2008। लेकिन दोस्तों जैसे मार्केट में कंपटीशन बढ़ने लगा, दोस्तों जैसे कॉम्पिटिटर्स आने लगे सुज़लॉन को,
वैसे दोस्तों मार्केट का जो उनका प्राइस रियलाइजेशन था वो धीरे धीरे करके घटते चला गया। प्राइस रियलाइजेशन घटते चला गया, उसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब है उसका इफेक्ट उनके प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर हुआ। प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इफेक्ट हुआ मतलब दोस्तों उनके ग्रोथ के ऊपर उसका इफेक्ट हुआ। तो ग्रोथ करने के लिए सुज़लॉन हैड टू टेक मनी फ्रॉम बैंक्स। उनका लोन बढ़ा, उनका कर्जा बढ़ा तो उसको वो कर्जे को सर्विस करने के लिए, दैट मीन्स लोन रीपेमेंट करने के लिए सेल्स ज़्यादा चाहिए, सेल्स में से प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, लेकिन सेल्स ज़्यादा हो नहीं रहे थे क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा था। प्राइस वॉर चालू हो गया, गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ चेंज होते गया, गवर्नमेंट का जो परचेसिंग एग्रीमेंट था यूनिट्स का, कंपनी का जो इलेक्ट्रिसिटी परचेसिंग का एग्रीमेंट था उसका रेट धीरे धीरे कम होते गया, विंड का भी एंड ऑल्सो सोलर का भी। इसका इफेक्ट दोस्तों कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे धीरे धीरे करके होना चालू हुआ। 2008 में जो 390 रुपीज़ का हाई था वो शेयर अभी दोस्तों 6 रुपये में अवेलेबल है। और कंपनी का पोजीशन हम लोग वो वीडियो में बात करेंगे ही करेंगे। कंपनी के पास डेट कितना है, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, वो सब हम लोग वो वीडियो में मेरा जो आएगा 1-2 दिन में उसमें बात करेंगे। लेकिन एज ए एग्जाम्पल दोस्तों मार्केट लीडर होना कितना इम्पोर्टेंट है ये मैं यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप मार्केट लीडर हो, अभी हो या 2-3 साल में आप मार्केट लीडर हो सकते हो, ये एनालाइज करना प्रॉफिटेबिलिटी एनालाइज करने में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो टू कंक्लूड ऑन रेवेन्यू में सेगमेंटल रेवेन्यू देखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केट शेयर देखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा चीज़ सेगमेंट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी देखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑन टोटल सेल्स ऑल्सो एज अ परसेंटेज देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कंपनी का रेवेन्यू एनालाइज करना सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हमने रेवेन्यू के ऊपर इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, क्योंकि अगर टॉप लाइन ही नहीं रहेगा तो नीचे कुछ आने वाला है नहीं। जैसे एक वीडियो में मैंने बोला था प्रेम चोपड़ा का डायलॉग, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। वैसे दोस्तों अगर टॉप लाइन ही नहीं रहेगा तो नीचे के फिगर्स को कुछ इंपॉर्टेंस है ही नहीं। तो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा फोकस अगर कहाँ पे करना है तो वो रेवेन्यू एनालिसिस में करना है। और रेवेन्यू एनालिसिस में जैसे हमने ये 4-5 चीज़ें देखी, कंपनी का रेवेन्यू कितना ग्रो हो रहा है, मार्केट कितना ग्रो हो रहा है, कंपनी का सेगमेंटल रेवेन्यू का पोजीशन क्या है, कौन से सेगमेंट में कितना ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी सेगमेंट वाइज कितना है, जो सेगमेंट में ज़्यादा प्रॉफिट है वेदर दैट बिजनेस इज इंक्रीजिंग और नॉट इंक्रीजिंग, कंपनी का मार्केट शेयर कितना है और कंपनी का मार्केट शेयर में पोजीशन कितना है, और मार्केट का ग्रोथ ऑल्सो इन फ्यूचर कितना होने का चांस है, एक्सपांड होने वाला है या थोड़ा कम होने वाला है मार्केट, एंड कॉम्पिटिटर्स सिनेरियो, कॉम्पिटिटर्स सिचुएशन, नए कॉम्पिटिटर्स कौन आने वाले हैं क्या, टेक्नोलॉजी चेंज होने वाली है क्या, ये सब चीज़ें दोस्तों रेवेन्यू एनालिसिस में देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी आगे अपना समय इतना नहीं जाएगा बाकी की चीज़ों में। दूसरा चीज़ दोस्तों है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको COGS भी बोलते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में दोस्तों हमको क्या देखना है, जो प्रोपोर्शन में रेवेन्यू बढ़ रहा है वेदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग इन द सेम प्रोपोर्शन और नॉट। मतलब अगर सेल्स जो 10% से बढ़ा तो कॉस्ट ऑफ सेल 10% से ही बढ़ रहा है या उससे ज़्यादा बढ़ रहा है। एक्चुअली स्पीकिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स थोड़ा कम बढ़ना चाहिए, दैट मीन्स अगर सेल्स 10% से बढ़ा कॉस्ट ऑफ सेल्स कुड बी 7 to 8%। ये चीज़ देखना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। कंपनी के साइड में P&L हमको मिलने के बाद वो एक्सेल में लेके हम लोग सीधा उसमें फॉर्मूला डाल के देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स का जो ग्रोथ है, उसका जो डेवलपमेंट है वो कैसा है, वेदर इट इज़ इंक्रीजिंग इन द सेम प्रोपोर्शन विथ रिस्पेक्ट टू रेवेन्यू और नॉट। अगर ज़्यादा प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स उसका इफेक्ट कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर हो रहा है। उसके 2 रीज़न हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन कंपनी हैज़ टू रिड्यूस हिज प्राइसेस, कंपनी ने अपने प्राइसेस कम किए लेकिन जो रॉ मटेरियल उनको लगता है उसके प्राइसेस कम नहीं हुए, उनके प्राइसेस सेम है, ये एक रीज़न हो सकता है। या रॉ मटेरियल के प्राइसेस इंक्रीज हुए विच कंपनी इज़ नॉट एबल टू पास ऑन टू इट्स कस्टमर, उसके वजह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ सकता है। तो यहाँ पे ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वेदर कॉस्ट ऑफ गुड्स इज इंक्रीजिंग इन द सेम प्रोपोर्शन। अगर सेम प्रोपोर्शन में भी बढ़ रहा है तो भी वो कंपनी के लिए टू अ लार्जर एक्सटेंट ठीक नहीं है, क्योंकि देन वहाँ पे प्रोडक्टिविटी, वहाँ पे एफिशिएंसी जो है कंपनी का वो कहीं पे नहीं आएगा। सेल्स अगर 10% से बढ़ा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उससे थोड़ा कम बढ़ना चाहिए। अगर ज़्यादा बढ़ रहा है दैट मीन्स कंपनी इज़ नॉट डूइंग गुड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दोस्तों क्यों बढ़ता है, कभी कभी सीजनलिटी उसका इफेक्ट रहता है, सडन इंक्रीज इन कंजम्पशन होता है, ग्लोबल सिचुएशन, वॉर है,
अगर वॉर जैसे सिचुएशन है तो हमने देखा कमोडिटी के प्राइसेस आयरन हो, एल्यूमिनियम हो, सडन इंक्रीज हो गए। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, दे वर नॉट एबल टू इंक्रीज देयर सेलिंग प्राइस, बट उनका जो इनपुट कॉस्ट है वो उनका बढ़ गया, क्योंकि हमने देखा कि इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस बहुत बढ़े। इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस हैव गॉन अप बाय ऑलमोस्ट क्लोज टू 300%, बट जो अपने इंडिया का लोकल सेलिंग प्राइस है दैट हैज़ इंक्रीज ओनली बाय 30 to 40%। तो ये दोस्तों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो डेवलपमेंट है वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद दोस्तों सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस दोस्तों क्या होते हैं? दोज एक्सपेंसेस विच कैनॉट बी एट्रीब्यूटेबल डायरेक्टली टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, ऑल दोज एक्सपेंसेस आर कॉल्ड सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस। उसमें क्या क्या आता है दोस्तों? उसमें मेजर आएगा सैलरी, रेंट आएगा, इंटरेस्ट पेमेंट आएगा, डिप्रिसिएशन आएगा, कन्वेंस आएगा, रिफ्रेशमेंट टू स्टाफ आएगा, ऐसे सब एक्सपेंसेस वहाँ पे सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस में आएंगे। तो जैसे हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मैंने बोला कि 5 साल का फिगर्स लेके एज अ परसेंटेज एंड ऑल्सो एज अ एब्सोल्यूट वैल्यू देखना ज़रूरी है, वैसा सेलिंग एक्सपेंस ऑल्सो टोटल लेवल पे और इंडिविजुअल लेवल पे भी देखना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल समझो सैलरीज, रेवेन्यू के पिछले साल में सैलरीज वेर 5% एंड नाउ रेवेन्यू हैज़ गॉन अप बाय 10%, बट इफ सैलरी एज अ परसेंटेज हैज़ गॉन अप बाय लेट अस से 3%, तो ये 3% क्यों बढ़ा? दोस्तों कॉस्ट जब भी बढ़ता है वो बढ़ा हुआ कॉस्ट सही है बुरा है, दैट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। तो वो सही बुरे में हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोगों को ये देखना है वेदर द इंक्रीज इज लॉजिकल और the reasons behind the increase, whether they are logical, whether they are one time or the increase is going to stay for a longer period, ये देखना ज़रूरी है। एनालिसिस में सही गलत हम लोग नहीं देखने वाले हैं, एनालिसिस में हमको देखना है लॉजिकली कि जो कॉस्ट अपीयर हो रहा है वो कॉस्ट बराबर है क्या विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर, एज अ परसेंटेज ऑल्सो, एज अ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑल्सो। तो इंडिविजुअल एक्सपेंसेस भी एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू हमको देखना है। तो जैसे मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में बोला था, अगर रेवेन्यू 10% से इंक्रीज हुआ तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैन इंक्रीज बाय 7 to 8%, बिकॉज उसमें डायरेक्ट लिंक्ड है। जितना रॉ मटेरियल आएगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जितना ज़्यादा आएगा उतना रॉ मटेरियल का कॉस्ट भी बढ़ेगा, विच इज़ क्वाइट ऑब्वियस। बट दोस्तों सेलिंग एंड एडमिन में ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल समझो रेवेन्यू 10% से बढ़ा और सेलिंग एंड एडमिन भी 10% से बढ़ा, तो प्रोडक्टिविटी किधर भी नहीं आता है, प्रॉफिटेबिलिटी में उसका कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जितना प्रॉफिट हमने रेवेन्यू इंक्रीज करके कमाया उतना ही कॉस्ट हमने बढ़ा दिया सेलिंग एंड एडमिन में और ऑल्सो इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। तो प्रॉफिटेबिलिटी वैल्यू वाइज नहीं बढ़ेगा, इनफैक्ट परसेंट वाइज कम होगा, क्योंकि वैल्यू उतना ही रहेगा और रेवेन्यू बढ़ेगा, तो परसेंट में इनफैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी कम आएगा। तो जो सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस है नॉर्मली ऐसा बोलते हैं कि उसमें जो इंक्रीज है वो इट शुड बी सब्सटेंशियली लोअर देन द इंक्रीज इन सेल्स। अकॉर्डिंग टू मी दोस्तों देर इज़ वन अप्रोच कॉल्ड सेल्स हाफ अप्रोच। दैट मीन्स जितना सेल्स बढ़ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके हाफ परसेंटेज से सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस कैन इंक्रीज। दैट मीन्स अगर सेल्स बढ़ा है 10% से तो सेलिंग एंड एडमिन कैन इंक्रीज मैक्सिमम बाई 5%। उससे कम हुआ अच्छा है, देन उसमें प्रोडक्टिविटी है, उसमें एफिशिएंसी है। तो ये सब चीज़ें देखना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोग सेलिंग कॉस्ट के ऊपर आया तो वो सडनली मेरे दिमाग में आया दोस्तों, रेवेन्यू का जो ग्रोथ है वो ग्रोथ मार्केट ग्रोथ के हिसाब से देखना भी बहुत कंपलसरी होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समझो सेल्स में 10% का ग्रोथ हुआ और मार्केट भी अगर 10% से ग्रो कर रहा है तो अपना एफर्ट सेल्स ग्रो करने में कुछ नहीं है, कंपनी का एफर्ट कुछ नहीं है सेल्स ग्रो करने में, क्योंकि मार्केट ही 10% से बढ़ा। पॉपुलेशन जैसे बढ़ता है वैसे डिमांड भी बढ़ता है, तो इसमें कंपनी का प्रोडक्टिविटी, कंपनी के एफर्ट्स कहाँ पे आ गए? कंपनी के एफर्ट्स किधर भी नहीं है। तो जो कंपनी का रियल ग्रोथ देखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल समझो मार्केट ग्रोथ 10% का है और कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ समझो 15% का हुआ, दैट मीन्स रियल ग्रोथ ऑफ द कंपनी इज़ 5%। 10% ऐसे ही आया और 5% एडिशनल आया। ये रेवेन्यू में देखना बहुत ज़रूरी होता है। वही चीज़ सेलिंग कॉस्ट में भी देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों सेलिंग कॉस्ट ईयर ऑन ईयर इंक्रीज ही होने वाला है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज भी बढ़ेगी, सैलरी अगर नहीं बढ़ेगी तो वो लोग काम कैसे करेंगे, छोड़ के और किधर चले जाएंगे। कम से कम 7 to 8% इंक्रीमेंट उनको देना ही पड़ता है। तो ये इंक्रीमेंट जो उनको देना पड़ता है 7 to 8%, जो अपना उससे कॉस्ट बढ़ेगा कंपनी का, वेदर कंपनीज रेवेन्यू, whether company's market share and whether segmental profitability is sufficient enough to take care of this increase in selling and admin cost due to inflation over next 5 years। ये देखना भी दोस्तों
बहुत ज़रूरी होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बट दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट, कंपनी का इंटरेस्ट पे आउट कितना है ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। इंटरेस्ट पे आउट जितना ज़्यादा रहेगा दोस्तों, उतना कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कम होगा, उतना कंपनी का कैश फ्लो कम होगा, उतना कंपनी का रिजर्व्स कम होगा, तो नेचुरली उसका इफेक्ट जो कंपनी का ग्रोथ है उसके ऊपर आएगा। तो कंपनी कितना इंटरेस्ट पे आउट कर रही है, कंपनी का लोन कितना है, ये लोन के बारे में दोस्तों हमने पार्ट 3 में बात की हुई है कि कंपनी का डेट कितना है, कंपनी के पास डेट कितना है, कितना होना चाहिए, वो हमने पार्ट 3 में बात की है। तो जो इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट है, वेदर द प्रॉफिट इज सफिशिएंट इनफ टू टेक केयर ऑफ दिस इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू मी दोस्तों, सब खर्चा जाने के बाद जो प्रॉफिट बचता है दैट शुड बी एटलीस्ट 4 to 5 times मोर दैन द इंटरेस्ट पे आउट। अगर ऐसा है तो कंपनी कैन वेरी इजीली सर्विस द रेट, वेरी इजीली मीट द ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स इंटरेस्ट पेमेंट। तो ये इंटरेस्ट पेमेंट कितना है ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज दोस्तों हमने सुज़लोन का एग्जांपल देखा, सुज़लोन हैज़ अ एनॉर्मस डेट। आइडिया का एक एग्जांपल ले लो दोस्तों, आइडिया के बुक्स में इतना डेट है कि वो जो प्रॉफिट कमा रहा है दोस्तों, वो पूरा का पूरा प्रॉफिट उनका इंटरेस्ट पे आउट में ही जा रहा है। मतलब प्रिंसिपल पे आउट अलग से है, लेकिन इंटरेस्ट पे आउट जो है दैट इज़ मोर देन द प्रॉफिट। वो होने से दोस्तों क्या होता है, एक्यूमुलेटेड लॉसेज दे कीप ऑन इंक्रीजिंग, उसका प्रेशर बैलेंस शीट में आता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में उसका प्रॉब्लम आता है, तो कंपनी का लोन बढ़ते ही चले जाता है। तो कंपनी का इंटरेस्ट पे आउट कितना है एंड उसके सामने कंपनी का प्रॉफिट कितना है ये देखना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। अभी दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी में हम लोग टीवी पे या पेपर पे कभी कभी पढ़ते रहेंगे, देयर आर सर्टन टर्म्स यूज, तो वो टर्म्स का मतलब क्या है वो हम लोग देखेंगे। एक होता है जीपी, लोग उसको ग्रॉस प्रॉफिट को जीपी भी बोलते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मतलब क्या, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब क्या, रेवेन्यू लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स मतलब ऑल दोज कॉस्ट विच आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए जो डायरेक्टली लिंक्ड है, दोज ऑल कॉस्ट आर आइडेंटिफाइड एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें सबसे मेजर आएगा रॉ मटेरियल, फिर फैक्ट्री रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है, वर्कमैन के वेजेस हो, फैक्ट्री का रेंट हो या फैक्ट्री का डिप्रिसिएशन हो, प्लांट एंड मशीनरी का डिप्रिसिएशन हो, ये सब चीज़ें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाएंगे। तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वुड गिव अस ग्रॉस प्रॉफिट। Gross profit less selling and admin expenses, of course without depreciation and interest, would give us EBITDA, that is earning before interest, tax, depreciation and amortization, that would give us EBITDA. EBITDA less depreciation and interest मतलब EBITDA आने के बाद उसमें से depreciation and interest अगर हम लोग माइनस करेंगे तो आएगा PBT, that is profit before tax, and प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करने के बाद आएगा दोस्तों नेट प्रॉफिट। दैट मीन्स एट द बॉटम क्या बचा है, दैट इज नेट प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट को अपने डे टू डे लाइफ से अगर एक्सप्लेन करना है दोस्तों, समझो अपना खर्चा 10,000 रुपया है और मेरा सैलरी समझो 12,000 रुपया है, महीने का खर्चा और महीने का सैलरी, तो 2,000 रुपये जो मेरा बचता है दैट इज़ इन अदर वर्ड्स नेट प्रॉफिट फॉर मी, क्योंकि मेरा जितना इनकम है माइनस मेरा एक्सपेंस है दैट इज़ माई सेविंग। वो सेविंग किधर जाता है, बैंक में। वैसे ये जो नेट प्रॉफिट है दोस्तों, ये कंपनी के बैलेंस शीट में जाता है। यही नेट प्रॉफिट में से जो शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड जाता है वो यही नेट प्रॉफिट में से जाता है। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म करने से पहले समराइज़ करता हूँ वापस। ये वीडियो में हमने रेवेन्यू देखा, ये वीडियो में हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखा, ये वीडियो में हमने सेलिंग कॉस्ट देखा और ये वीडियो में हमने नेट प्रॉफिट देखा। कंपनी का एनालिसिस करने के टाइम दोस्तों सबसे ज़्यादा अटेंशन और सबसे ज़्यादा टाइम उनका जो रेवेन्यू है उसका एनालिसिस करने में अकॉर्डिंग टू मी वन शुड स्पेंड द टाइम मोर ऑन रेवेन्यू एनालिसिस, क्योंकि टॉप लाइन इज़ द थिंग विच वन नीड्स टू एनालाइज। अगर टॉप लाइन ठीक है तो कंपनी इज सेफ। जैसा बिल्डिंग में दोस्तों बोलते हैं द बेस हैज़ टू बी स्ट्रांग, वैसे कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में द टॉप लाइन हैज़ टू बी स्ट्रांग। टॉप लाइन हैज़ टू बी स्ट्रांग फ्रॉम मार्केट शेयर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम प्रोडक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो दोस्त पवन, ये है अपना पार्ट 4 ऑन हाउ टू आइडेंटिफाई क्वालिटी शेयर्स एंड हाउ टू रीड एंड एनालाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप सब लोगों को पसंद आया रहेगा। अगर पसंद आया है तो आपको मालूम है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और बाकी लोगों को भी बोलना है कि ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम तो आपको मालूम है, अकाउंटिंग बाय अपटे A+A, where we get to learn to earn. Thank you very much for your time. See you in next video.